तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे फाइंड करते हैं डिमेंशन, और हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डिमेंशन भी फाइंड किए थे। और हमने वहाँ से सीखा था कि कुछ मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होते हैं डिमेंशन लेस। जैसे आपका साइन का जो फंक्शन था, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है। और इनके जो आर्गुमेंट होते हैं, मतलब कि साइन का जो आपका आर्गुमेंट होगा वो आपको, आप उसको थीटा बोलते हो या एक्स बोलते हो, उसका भी कोई भी डिमेंशन नहीं होता है। तो साइन का ना तो पूरे साइन थीटा के वैल्यू का कुछ होने वाला है डिमेंशन, और ना ही साइन या कॉस का जो आर्गुमेंट होता है उसका भी कोई डिमेंशन नहीं होता है। और उसके अलावा और हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं या फिर आपके लॉग वाले फंक्शन होते हैं उनका भी कोई डिमेंशन नहीं होगा, और उनके आर्गुमेंट का भी कोई डिमेंशन नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये, जैसे मान लो कि हमको अगर यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, साइन ए इंटू टी, हमको कुछ ऐसा एक मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन ए इंटू टी। तो यहाँ पे ए इंटू टी क्या है? ए इंटू टी इज द आर्गुमेंट ऑफ द साइन फंक्शन। तो हमने बोला कि ना तो इस पूरे साइन ए टी का जो वैल्यू आएगा उसका कुछ होने वाला है ए डिमेंशन, और ना ही इसका जो आर्गुमेंट है ए टी, तो इसका ए टी का भी होने वाला है। ए टी इज ऑल्सो डिमेंशनलेस। तो अगर ये ए टी डिमेंशनलेस है तो हम लोग यहाँ से देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ए इंटू टी है, ए इंटू टी इज द आर्गुमेंट ऑफ साइन। लेकिन टी क्या है? टी मेरा टाइम है। मान लो हमने बोला कि टी आपका टाइम था, तो टाइम का तो होता है डिमेंशन, वो होता है टी। अब हमने बोला कि तुम्हारा ए इंटू टी का कोई भी डिमेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द डिमेंशन ऑफ टाइम। मतलब कि डिमेंशन ऑफ ए मस्ट बी टी का पावर माइनस वन। तभी क्या होगा कि ए इंटू टी का कोई भी डिमेंशन नहीं होगा, तो वो डिमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग क्वेश्चन अगर कहीं तुमको दिखे तो तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे तुमने अगर कहीं साइन का ऐसा कहीं तुमने अगर फील किया होगा एक्सप्रेशन कि ए साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा, ए साइन ओमेगा टी, तो ये बेसिकली अपना ये, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक टाइप का ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, उसका ये इक्वेशन है। उनको अभी उतना नहीं जाना, बस जान लो कि ऐसा मेरे को अगर एक दिया है एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये जो y है वो हमको शो करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये तुम लोग को आइडिया होगा जब तुमने वेव का स्टडी किया होगा क्लास 9-10 में। तो y जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये जो हमारा a होता है ना, a इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है। तो ये जो y था अपना क्वांटिटी, ये जो y है उसका ये था डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसका यूनिट होगा मीटर, क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट। और हमने कहा था कि इस साइन का, पूरे साइन का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, पूरे साइन का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है। लेकिन मेरा जो y था उसका डिमेंशन होगा मीटर का, मतलब वो एल होगा, सॉरी, इसका जो डिमेंशन होगा वो एल होगा। तो ये जो ए था एम्पलीट्यूड, उसका भी डिमेंशन एल ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर y का डिमेंशन एल है तो इस a का भी डिमेंशन एल होना चाहिए। और a क्या होता है? ये होता ही है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसका डिमेंशन जो आपका आने वाला है वो एल ही आने वाला है। और साइन ओमेगा टी का कोई भी डिमेंशन नहीं होगा। पूरा ये जो साइन ओमेगा टी है आपका, दिस साइन ओमेगा टी इज डिमेंशनलेस। और ये जो इसका जो आर्गुमेंट है ओमेगा टी इज ऑल्सो डिमेंशनलेस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ओमेगा टी इज ऑल्सो डिमेंशनलेस। अब देखो, ये जो टाइम, ये जो टी है ये क्या है? ये आपका शो करता है टाइम। और ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो आपका ओमेगा टी है इसका कोई भी डिमेंशन नहीं होगा। और टी का होता है डिमेंशन, टाइम का डिमेंशन जो आपका टी होता है। ओके, मतलब हम लोग बोलेंगे कि डिमेंशन ऑफ ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू टी इनवर्स। तभी क्या होगा कि ये जो ओमेगा इंटू टी का कोई भी डिमेंशन नहीं होने वाला। बोलो ये कहानी ठीक है? देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशंस, और मेनली जो स्कूल में क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टॉपिक से ही आएंगे। तो इसमें हम लोग तीन टाइप का इसका सीखेंगे एप्लीकेशन। उसमें सबसे पहला जो है उसमें हमने लिखा है होमोजीनियटी ऑफ डिमेंशन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ डिमेंशन एंड चेकिंग करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम लोग डिमेंशन का यूज करके चेक कर सकते हैं कि हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो हम लोग एक कोई भी ऐसा मेरे को इक्वेशन दिए रहेंगे जो आप लोग बहुत सारे जानते भी हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या एफ बराबर एम ए। तो उसमें हम लोग कुछ
का चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं, और कैसे चेक करेंगे वो मैं तुमको बताऊंगा। उसमें हम करते हैं यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमने लिखा है कुछ ऐसा c इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है कि c बराबर a प्लस माइनस बी। जैसे मान लो आपने यही ले लो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सबको आइडिया होगा इसका। तो मान लो यहाँ पे एस सी था और यहाँ का यू टी ए है और हाफ ए टी स्क्वायर ये मेरा बी है एक्सप्रेशन, तो मैंने इसको ऐसे बोल रहा हूँ मैं कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे हमने प्लस लिया है और कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता था जहां पे ये प्लस के साइन पे माइनस भी होगा, ठीक है, तो ये सबके लिए वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन, इस सी का, ये जो आपका सी है, इस सी का, इस ए का और इस बी का, तीनों का सेम डिमेंशन होना चाहिए। ऑल थ्री मस्ट हैव सेम डिमेंशन। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो आप जब भी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनका डिमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। अगर उनका डिमेंशन अलग हुआ तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते हो या आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेलोसिटी में फोर्स को ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही वेलोसिटी में से हम लोग फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। और तुमने अगर आज तक जहां भी क्वेश्चन किया हुआ तो तुमने कभी भी वेलोसिटी में फोर्स को ऐड नहीं किया होगा। तुमने वेलोसिटी को ही ऐड किया होगा, मास में मास को ही ऐड किया होगा, टाइम में टाइम को ही ऐड किया होगा, तुमने कभी टाइम प्लस मास नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन, कि आपका कोई भी आप दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हो तो उन सबका डिमेंशन सेम होना चाहिए और वो जिसके इक्वल होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों का डिमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कहीं ऐसा बोलूं कि सी इक्वल टू ए, तो सी और ए का डिमेंशन सेम होना चाहिए। मैं बोलूं अगर सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का, बी का, सी का, तीनों का डिमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं अगर तुमसे बोलूं कि सी इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ भी ए बी और सी तीनों का डिमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप जिसको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका डिमेंशन सेम होना चाहिए। उसके अलावा वो जिसके इक्वल है, वो एक्सप्रेशन जिसके इक्वल है, उसका भी डिमेंशन उनके इक्वल ही होना चाहिए। ओके, तो ये तुम्हारा है फॉर एडिशन और एंड सब्ट्रैक्शन, कि आपका डिमेंशन सेम होना चाहिए सबका। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन सेम नहीं भी हो सकता है, तो आप उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सबने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया है, सबने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया है, और आपने बहुत अच्छे से क्लास 9 में इसको ए बराबर ए में भी लिखा था। तो देखो यहाँ पे हमने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया है, तो मास और ये जो ए है उसका डिमेंशन सेम नहीं है, ठीक है ना, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो, आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आज कहा गया कि एफ बराबर एम इंटू ए, तो इसको समझो ऐसे कि सी इक्वल टू ए इंटू बी, सी इक्वल टू ए इंटू बी, सी आपका हो गया एफ, ए आपका हो गया मास और बी आपका हो गया एक्सेलरेशन। तो आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया है तो इनका डिमेंशन अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है बिल्कुल, ये अलग भी हो सकता है। और ये सी, अगर ये सी इक्वल टू ए इंटू बी है, अगर ये सी इक्वल टू ए इंटू बी है, तो अब इस ए इंटू बी का जो डिमेंशन होगा वही इस सी का भी डिमेंशन होना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन को आपने इक्वल किया है तो उनका डिमेंशन पक्का सेम होना चाहिए। मतलब सी, डिमेंशन ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू ए डिमेंशन ऑफ ए इंटू बी, एक साथ। वैसे ही डिमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द डिमेंशन ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो ये सब तुम लोग, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और ये तुम्हारा डिमेंशन का रूल होता है। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तुम लोग जो हमने रूल सीखा है उससे तुम लोग समझो। देखो, तो हमने u और t को मल्टीप्लाई किया है, तो हमने कहा कि अगर डिमेंशन सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो हमने u और t को मल्टीप्लाई किया है तो सही है, उनका डिमेंशन सेम नहीं था लेकिन हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हम कर सकते हैं। फिर हमने लिया है एक सेकेंड टर्म हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ का तो कोई भी वो डिमेंशन होता नहीं है, बाकी आपका जो ए टी स्क्वायर है इसका डिमेंशन होगा। तो देखो फिर यहाँ पे a और t का डिमेंशन सेम नहीं होता है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब चेक करो, देखो तो यहाँ पे दो टर्म है, मैं
मैं इसको अगर c इक्वल टू a प्लस बी के टर्म में बात करूं, तो मैंने कहा था कि आपने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उसका डिमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब ये u इंटू टी, ये u इंटू टी, अब ये बन रहा है एक टर्म अलग a, और ये जो आपका हाफ ए टी स्क्वायर बन रहा है वो एक बन रहा है अलग टर्म b। तो अब हम, और ये जो s है उसको मैंने लिखा है c, तो अब हमने लिखा है c बराबर a प्लस बी। तो यहाँ पे a b और c का डिमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब कि जो होगा डिमेंशन ऑफ u इंटू टी वही होगा डिमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, और वो दोनों होगा इक्वल टू द डिमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसा हमेशा होना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इक्वेशन हम लोग बोलते हैं कि डिमेंशनली सही है। और कोई भी इक्वेशन तुम्हारा डिमेंशनली इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, सभी के सभी इक्वेशंस इसको फॉलो करते हैं। तो वही हमने बोला कि हम लोग इसका डिमेंशन का यूज करके हम लोग करेक्टनेस डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा जो गिवन इक्वेशन है वो हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर वो डिमेंशनली सही नहीं है आपका इक्वेशन, तब तो पक्का आपका जो आपने इक्वेशन लिखा है वो गलत है। अब सोचो, अब सोचो एक बात, जैसे देखो मैंने बोला कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपने बोला कि जो होगा डिमेंशन ऑफ यू टी और वही होगा डिमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, और वही होगा डिमेंशन ऑफ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब सबका ही डिमेंशन एल होना चाहिए। और यहाँ पे होता भी है, आप मेरा बात मान लो, सबका यहाँ पे डिमेंशन एल भी आता है, मैं चेक करके आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन होता है सबका एल। ओके, अच्छी बात है। चलो ये वहाँ हमने लिखा इक्वेशन वन। हमने फिर लिखा इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। हमने लिखा एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हमने हाफ स्क्वायर ए टी स्क्वायर में हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया। और फिर मैं पूछूं कि क्या ये मेरा सेकेंड इक्वेशन जो है वो डिमेंशनली सही है कि गलत है। मेरा जो सेकेंड इक्वेशन जो हमने लिखा है वो, मैं बात कर रहा हूं अभी डिमेंशनली, वो सही है कि गलत है, बोलो तो। तुम ये देख के ही बताओ, ये वाला देख के बताओ कि ये जो इक्वेशन सेकंड वाला है वो डिमेंशनली सही होना चाहिए कि गलत होना चाहिए, क्योंकि हमने बस यहाँ पे एक कांस्टेंट हटा दिया है, हाफ हटा दिया है कांस्टेंट, बाकी सब हमने सेम रखा है, बोलो तो। हाँ सही है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ये जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है ये भी डिमेंशनली करेक्ट करेक्ट है, मतलब कि ये u इंटू टी का भी होने वाला है डिमेंशन एल, ये a इंटू टी स्क्वायर का भी होने वाला है डिमेंशन एल, और s का तो डिमेंशन खैर एल होता ही है। मतलब ये मेरा सेकेंड इक्वेशन भी डिमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हमको पता है कि जो सही होता है इक्वेशन वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में करेक्ट है, लेकिन अगर वो डिमेंशनली रॉन्ग है तो पक्का रॉन्ग है। ठीक है, तो ये तुमको अपने मन में सेट करना चाहिए। तो ये इसका कुछ तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसका ड्रॉबैक भी होता है ये जो डिमेंशनल वाला चेकिंग का है कि कुछ कांस्टेंट हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं मल्टीप्लाई या नहीं करते हैं डिवाइड, तो भी मेरा इक्वेशन डिमेंशनली सही हो जाता है, लेकिन इन एक्चुअल वो सही नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पर तुमको दिखाया। तो सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मेरा इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअल में सही हो सकता है, लेकिन अगर वो डिमेंशनली करेक्ट नहीं है तो पक्का वो करेक्ट नहीं है, वो गलत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया, इफ एन इक्वेशन इज डिमेंशनली करेक्ट देन इट मे बी एक्चुअली करेक्ट, मे बी हमेशा नहीं, बट इफ इक्वेशन इज डिमेंशनली इनकरेक्ट देन इट इज नॉट एक्सेप्टेड, तब तो पक्का गलत है, तो हम नहीं लेंगे। चलो इस पे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा इक्वेशन, तब तो थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ हम लोग जो आज तक किए थे इक्वेशन जो भी हमने वो सब का सब डिमेंशनली करेक्ट था। तो उसके लिए जो मैं सबसे पहला लेता हूँ एग्जाम्पल, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म में, और हमने कहा था कि ए और बी का डिमेंशन सेम होना चाहिए एंड दैट मस्ट इक्वल टू द डिमेंशन ऑफ सी, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट था तो वो लेंथ होगा, मतलब कि डिमेंशन ऑफ एस इज लेंथ, तो ये यूटी का भी डिमेंशन लेंथ ही होना चाहिए और हाफ ए टी स्क्वायर का भी डिमेंशन लेंथ ही होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो चेक फॉर डिमेंशन ऑफ यू इंटू टी, तो हमने लिखा, तो डिमेंशन ऑफ यू क्या, आपका यू क्या है, यू है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी ही है, तो एल टी टू द पावर माइनस वन, और टाइम कब हो जाएगा टी, देखो तो यहाँ पे आ गया एल, तो मतलब कि यू इंटू टी का जो था डिमेंशन वो मेरा एल था, वो तो ठीक है। अब चेक करते हैं फॉर हाफ ए टी स्क्वायर,
डिमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हाफ का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, तो सिंपली हम चेक करेंगे ओनली फॉर जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी थे। तो ए टी स्क्वायर के लिए तो ए का क्या होगा पता है, एल टी के पावर -2, और जो आपका टी स्क्वायर था वो उसका हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो तो यहाँ से टी के पावर -2 और टी के पावर 2 कैंसल आउट, तो ये सिंपल आ जाएगा एल। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि यू टी का भी एल था और हाफ ए टी स्क्वायर का भी एल था। आप ए टी स्क्वायर का करो तो वो भी एल ही आएगा। तो मतलब कि यहाँ से जो मेरा इक्वेशंस था वो डिमेंशनली करेक्ट था। तो हम लिखेंगे कि इसका भी डिमेंशन एल, इसका भी डिमेंशन एल, इसका भी डिमेंशन एल, तो मेरा इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट है। ऐसे ही तुम सबके लिए चेक कर सकते हो। चलो एक और करते हैं, एम बराबर एम ए के लिए सारा का सारा ही सही होगा। अब इसको हमको चेक करना है डिमेंशनली। तो हमको पता है कि फोर्स का क्या होता है डिमेंशन, एम एल टी टू द पावर -2। मतलब कि ये मास इनटू ए का भी डिमेंशन मेरा एम एल टी का पावर -2 ही आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। तो मास का होता है डिमेंशन आपका एम, और ए का होता है एल टी का पावर -2। तो देखो ये एम एल टी का पावर -2 आ गया। तो ये मेरा डिमेंशनली करेक्ट था, सबका सब होगा करेक्ट, कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि आपका इनकरेक्ट हो जाए। तो तुम लोग घर पे चेक करना, आराम से बैठ के खेलते रहना। तो ये मैंने तुमको समझा दिया। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके आओ, देखते हैं अच्छा सा। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि गिवन गैस इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस डी इक्वल टू आर इंटू टी। ये एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं वैन वाल्स गैस इक्वेशन। ये तुमको क्लास 11 के केमिस्ट्री में पढ़ना है गैस इक्वेशन, तो तुम लोग को वहाँ पे आएगा। फिलहाल हम लोग को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बस हमको फाइंड करना है डिमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डिमेंशन हमको फाइंड करना है। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, हमने लिखा है पी इक्वल टू सॉरी पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। मेरा जो ये एक्सप्रेशन है इसमें पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और यहाँ पे है वी माइनस डी। और हमने अभी जस्ट सीखा है कि आप जब किसी दो क्वांटिटी को ऐड करते हो तो उनका डिमेंशन सेम होता है। इसका मतलब कि ए बाई वी स्क्वायर का डिमेंशन पी के इक्वल होना चाहिए, और बी का डिमेंशन वी मतलब वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे वी वॉल्यूम है, इसमें तुम लोग वेलोसिटी से कंफ्यूज मत होना, वी इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है। तो अब जो हमने तुमको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी का यूज करके जल्दी से बताओ ए और बी का क्या आने वाला है डिमेंशन। देखो तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम ये जानते हैं कि डिमेंशन ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू द डिमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर, है ना। डिमेंशन ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर। देखो बस मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है फॉर्मूला के टर्म से, जैसे आप करते हो फॉर्मूला के लिए वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई चाप की बात नहीं है। ठीक है। तो अब सिंपल सी कहानी ये है कि हम लोग फाइंड कर लेंगे डिमेंशन ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर। तो पी का क्या होता है डिमेंशन, पी है प्रेशर, आपका पी है आपका प्रेशर, तो उसका होता है एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। अब ये सब हम लोग को याद करना होगा, हमने प्रेशर वगैरह का लास्ट क्लास में फाइंड किया था। और नहीं याद हो प्रेशर का तो यूज करना फोर्स बाई एरिया से। फोर्स का होता है एम एल टी का पावर -2 और बाई एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, तो वहाँ से यही आएगा एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। और भी क्या था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, और यहाँ पे उसका स्क्वायर था, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग स्क्वायर। तो सिंपल सी कहानी है आपका कि आ जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी का पावर -2 और एल टू द पावर 6। तभी आपका आएगा एम एल टू द पावर 5 एंड टी का पावर -2। दिस इज द डिमेंशन ऑफ ए, दिस इज द डिमेंशन ऑफ ए। तो सबका ये आया था आंसर ना, वेरी गुड। चलो ये आंसर होगा। अब हम लोग फाइंड करते हैं डिमेंशन ऑफ बी। तो ये तो सिंपल है, डिमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि बी को हमने वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट किया था। तो डिमेंशन ऑफ वॉल्यूम तो सिंपल हो जाएगा एल क्यू। तो दिस इज द राइट आंसर, एल क्यू। एंड बोलो ए होगा बी का एल क्यू, और ए का आया था एम एल का पावर 5 टी का पावर -2। अब देखो जरा क्या होता है ना कि कहीं कहीं आपको बुक में जैसे हमने देखा कि ये बी का आया है सिर्फ एल में आया है डिमेंशन एल का पावर 3, तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा रहता है एम का पावर एल सॉरी एम का पावर 0 एल का पावर 3 एंड टी का पावर 0। तो इससे कंफ्यूज मत होना, बस वो लोग चाहता है कि एम और टी का पावर क्या है वो भी हम शो कर दें, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे कि अगर एम और टी आपके एक्सप्रेशन में नहीं है तो आप उनका पावर लिख दो 0। ठीक है। तो एम का पावर 0 एल का पावर 3 एंड टी का पावर 0, ऐसा भी आपको कहीं लिखा मिल सकता है।
तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। हेलो, ये सेकेंड क्वेश्चन है। फाइंड द डिमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के इन वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आपका वेव इक्वेशन है, ये आगे पढ़ना है आपको क्लास 11 में। फिलहाल हमको सिर्फ काम करना है इसके डिमेंशन पे। तो सिंपल सी कहानी है, तुमको ये यूज करना है कि साइन का कोई भी साइन का जो आर्गुमेंट होता है उसका डिमेंशन नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे जो ओमेगा टी आएगा वो भी होगा डिमेंशन लेस, और ये जो k इंटू एक्स आएगा वो भी होगा डिमेंशन लेस। और देखो बोला है कि टी हमारा था टाइम और एक्स था डिस्टेंस। मतलब सिंपल बोलेंगे हम लोग कि डिमेंशन ऑफ ओमेगा बराबर डिमेंशन ऑफ 1/टाइम, अभी टाइम इनवर्स। डिमेंशन ऑफ के बराबर डिमेंशन ऑफ 1/x, मतलब कि एल का पावर -1, और तभी तुम्हारा ओमेगा इंटू टी मिलके हो जाएगा डिमेंशन लेस और के इंटू एक्स मिलके हो जाएगा डिमेंशन लेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब तुम चाहते हो उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना, तो m का पावर 0, t का पावर -1, l का पावर 0, और इसको m का पावर 0, t का पावर 0, l का पावर -1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन नंबर बी, जहां हम लोग डिमेंशन का यूज करके यूनिट कन्वर्जन करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जैसे हमने आज तक सीखा ही था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 जूल बराबर 10⁷ तो वो हम लोग डिमेंशन का यूज करके ही वहां से हम लोग कन्वर्जन करते हैं उसका। वही सीखेंगे भैया लोग कि कैसे करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसके लिए कुछ टिप्स है, तुम लोग ध्यान रखना। इसमें कुछ लिखने की बात नहीं है, वो सुन के समझ लो। सबसे पहले तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मेरा यूनिट हमको दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा या तो फोर्स का, तो फोर्स का करना होगा उसके एसआई से सीजीएस में, या फिर आपका को दिया रहेगा यूनिट ऑफ एनर्जी और उसको करना होगा एसआई से सीजीएस में, या फिर सीजीएस से एसआई में, या फिर ऐसा रहेगा कि हमको स्पीड दिया है केम पर आवर में, आप उसको चेंज करो मीटर पर सेकेंड में। तो यही सब फिजिकल। तो पहले जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, आपको उसका डिमेंशन पता होना चाहिए, आपको उसका डिमेंशन पता होना चाहिए। और तुम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि सीजीएस यूनिट में जो हम लोग लेंथ का लेते हैं यूनिट, वो हम लेते हैं सेंटीमीटर। जो हम लोग मास का लेते हैं वो लेते हैं ग्राम, और जो हम लोग टाइम का लेते हैं वो लेते हैं सेकेंड। ये होता है सीजीएस में। एंड इन एसआई यूनिट मास का हम लेते हैं मीटर, और सॉरी मास का नहीं, लेंथ या फिर डिस्टेंस का लेते हैं मीटर, मास का लेते हैं केजी, और टाइम का लेते हैं सेकेंड। तो ये बात है, तुम लोग याद रखना, फिर यहाँ से अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप 1, कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट कन्वर्ट करना है उसका फाइंड कर लो डिमेंशन। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक मैं स्टेप लिखता हूँ, वो स्टेप तुम लोग यूज करना। चलो मैंने मान लिया कि जो जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट कन्वर्ट करना था उसका डिमेंशन हमने मान लिया। उसका डिमेंशन कुछ ऐसा था, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। देखो ये a b और c कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, तो हमको नहीं पता, तो हमने ऐसा लिया इन इन जनरल, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। और फिर हमने लिखा कि n1 m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c इज इक्वल टू n2 m2 का पावर a, l2 का पावर b एंड t2 का पावर c। अब यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तुम लोग अभी घबराओ नहीं, मैं सब लिखता हूँ क्या क्या है। n1 जो मेरा था वो था वैल्यू इन गिवन यूनिट। जैसे मान लो कि हमको दिया था कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इन डाइन, या फिर 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो यहाँ पे जो n1 हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 1, ये हमको जो दिया था पहले यूनिट का वैल्यू। अब हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन में ऐसा भी है कि कन्वर्ट 100 न्यूटन इन डाइन, तो फिर हम लोग जो n1 हो जाएगा तो वो अपना हो जाएगा 100। तो वही जो आपके पहले यूनिट का जो वैल्यू दिया रहेगा, तो वैल्यू ऑफ गिवन यूनिट। जैसे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इन गिवन यूनिट। ओके,
और जो तुम्हारा N2 होगा हमको जिस यूनिट में फाइंड करना है उसका वाला। जैसे हम मेरा क्वेश्चन ये था कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो ये जो हाउ मच हमने लिखा है ना, हाउ मच, यही मेरा हो जाएगा N2। सबको पता है कि वो आएगा 10⁵, ठीक है। तो वहां पे जो 10⁵ हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा N2। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि पहले फाइंड करना है हमको उसका डिमेंशन, फिर लिखना है N1 M1 ऐसा तुम्हारा M1 का पावर A L1 का पावर B T1 का पावर C बराबर M2 M2 का पावर A L2 का पावर B T2 का पावर C। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे M1 L1 T1 और M2 L2 T2 क्या है। तो देखो सिंपल सी कहानी क्या है, हमने क्या यूज किया कि हम अगर यूनिट चेंज कर रहे हैं, हम जा रहे हैं SI से CGS या फिर हम जा रहे हैं CGS से SI, SI से CGS CGS से SI, हम कहीं भी जा सकते हैं। इन दोनों यूनिट में मतलब कि यूनिट चेंज करने से आपका डिमेंशन चेंज नहीं करता है। डिमेंशन उसका मास का पावर जो रहा होगा ए वही रहेगा, पावर ए रहेगा, लेंथ का पावर जो रहा होगा बी वही रहेगा, टाइम का पावर जो रहा होगा सी वही रहेगा, डिमेंशन चेंज नहीं करता है आपका, ठीक है। तो अगर डिमेंशन चेंज नहीं करता है मतलब कि जो मेरे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी थे उनका पावर चेंज नहीं करेगा। देखो तो यहाँ भी ए था, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी, वो चेंज नहीं किया है। तो फिर M1 M2 ये क्या है, L1 L2 क्या है, T1 T2 क्या है। तो देखो ये क्या है, इन CGS हम लोग लेंथ लेते हैं सेंटीमीटर में, तो लेंगे जैसे मान लो कि हमको अगर चेंज करना है SI से CGS में, तो इन द केस ऑफ CGS हम लोग लेंगे L2 बराबर इन सेंटीमीटर। हम लोग जो लेंथ 2 था वो लेंगे इन सेंटीमीटर, जो M2 था वो लेंगे इन ग्राम, जो T2 है वो लेंगे इन सेकेंड। SI में जो M1 है आपका वो लेंगे हम केजी में, जो आपका L1 है वो हम लेंगे मीटर में, जो आपका T1 है वो हम लेंगे सेकेंड में, ठीक है। तो पहले तुमको यूनिट लिखने आना चाहिए और यूनिट के बाद हमको जो वैल्यूज दिया रहेगा उसका हम लोग ऐसे करेंगे। अगर तुमको नहीं समझ में आया, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो इस पे करते हैं एग्जाम्पल। मैंने बोला कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। सवाल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ओके वेरी गुड। तो ये मेरा हुआ गिवन यूनिट और हमको इसमें चेंज करना है। देखो ध्यान से, पहले क्या हुआ, ये है फोर्स का यूनिट, तुमको पता होना चाहिए फोर्स का यूनिट। तो सबसे पहले हमने लिखा डिमेंशन ऑफ फोर्स, तो क्या होता है M L T⁻²। तो मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू -2। वो सिंपल सी कहानी है, उसको कोई खास बात नहीं है। तो ये हो गया आपका डिमेंशन ऑफ फोर्स, ओके। अब हमको कंपेयर करना है इसी से, तो हमने कहा कि आप लिखना N1 ये M1A L1B एंड T1C बराबर N2 M2 का पावर A L2 का पावर B T2, ओके। तो N1 जो वैल्यू हमको दिया हुआ है वो कितना दिया है 1 न्यूटन, 1 दिया था 1, N1 इज 1, नो यूनिट जस्ट वैल्यू, तो 1 हमको N1 दिया हुआ है 1, ओके अच्छी बात है। उसके बाद हमको पता है कि न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज द SI यूनिट, और SI में हम लोग देखो मास को लेते हैं केजी में, लेंथ को लेते हैं मीटर में और टाइम को लेते हैं सेकंड में। तो जहां पे M1 है ना वहां हम लिखेंगे 1 kg, और उसका पावर 1 था। देखो यहाँ पे यही है ना, डिमेंशन ऑफ फोर्स इज M L T का पावर -2, तो M का पावर 1 था तो मैंने इसको बस पावर 1 में छोड़ दिया। लेंथ का भी पावर 1 है तो हमने लिखा 1 मीटर, इसका पावर 1। T1 तो 1 सेकेंड का पावर -2 हो गया। ये अपना काम हो गया इसका N1 और इंटू M1 का पावर A L1 का पावर B और T1 का पावर C का। अब हम आते हैं इक्वल टू, हमने किया N2, तो N2 क्या था कि डाइन में कितना होने वाला है, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने उसको लिख दिया N2। अब आते हैं हम लोग डाइन, तो डाइन क्या होता है CGS यूनिट, एंड इन CGS यूनिट मास लेते हैं ग्राम में, तो जहाँ पे 1 kg था वहां लेंगे 1 ग्राम, जहाँ पे 1 मीटर था वहां लेंगे 1 सेंटीमीटर, और टाइम का तो सेकंड ही होता है तो हो जाएगा 1 सेकंड का पावर -2। बस हो गया, इसको हमने किया इक्वल। अब हमको फाइंड करना था N2, हमको फाइंड करना था N2, तो बस देखो यहाँ से हो जाएगा N2 इक्वल टू, मैंने इससे कर दिया डिवाइड इसमें, तो 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, सब लोग ध्यान से देखो, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2 हो गया। सिंपल सी कहानी। अब आपको बस यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करके उनका वैल्यू कैंसल आउट कर देना है, मतलब कि हम लोग 1 kg को लिख सकते हैं 1000 ग्राम और बाई 1 ग्राम, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पे 1 सेकंड कट गया तो 1 ही आएगा, और उसका पावर -2 तो 1 ही रह जाएगा, तो इसमें कोई चाप की बात है नहीं 1। देखो तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000
इंटू 100, या जिसको आप लिखते हो 10⁵। यहाँ से जो आपका N2 आ गया वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 10⁵। मतलब हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बोलो ये ठीक है कहानी, इसमें कुछ डाउट? ओके ओके ओके, चलो अब कुछ और करते हैं क्वेश्चन, तो और कंसेप्ट क्लियर होगा। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। देखो तुमको पता है कि हम लोग को इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन तुमको अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में या तुम्हारे स्कूल में आए तो तुम डिमेंशन वाला मेथड यूज करना, 5/18 से मल्टीप्लाई मत करना। हमको पता है कि वो 5/18 करने से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे। तो ये रहा मेरा 54 केम पर आवर। ओके, तो देखो यहाँ से पहले तो ये स्पीड या वेलोसिटी जो भी है कुछ ऐसा, तो इसका हमने लिखा पहले डिमेंशन, तो क्या होता है एल टी के पावर -1। ओके, अब इसमें कोई चाप ही नहीं है। देखो हमको यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम भी नहीं दिया हुआ है, न्यूटन और डाइन। हमको पता ही है कि उसमें केम पर मतलब कि केम पर आवर और मीटर पर सेकंड कुछ ऐसा है। हमको ये नहीं करना होगा कि अगर दिया है न्यूटन में तो उसको केजी और मीटर और टाइम और सेकंड में हमको करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल केम पर आवर और मीटर पर सेकंड दिया है, तो कोई चाप की बात नहीं है। तो पहले हमने लिखा इसका डिमेंशन एल टी का पावर -1। फिर से वही करेंगे n1 इंटू तुम्हारा, अब देखो यहाँ तो m है नहीं तो खाली यहाँ पे एल और टी आएगा, है ना, खाली एल और टी आने वाला है। n1 कितना है देखो, n1 है 54, हमको n2 फाइंड करना है, तो हमने लिखा n1 54, फिर L1 का पावर a और T1 का पावर b, और यहाँ पे a1 है और b-1 है पावर, ठीक है। तो L1 जो लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ लेंगे हम केम में ना, तो 1 किलोमीटर, किलोमीटर में 1 किलोमीटर, और इंटू ये देखो यहाँ पे पर आवर था यार, देखो यहाँ से ये है आपका टी का पावर -1, तो हो जाएगा 1 आवर और इसका पावर -1। ये हमने कर लिया n1 और फिर जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमको फाइंड करना था n2, तो यहाँ पे हमने कर दिया है L2, तो हमको करना है इन मीटर पर सेकेंड, आपका हो जाएगा 1 मीटर, और पर सेकेंड तो 1 सेकेंड का पावर -1। बस कर लो यहाँ से n2, तो n2 बराबर 54 1 किलोमीटर बाई 1 मीटर इंटू 1 आवर बाई 1 सेकेंड का पावर -1, ठीक है। अब तुम इनको सिंप्लीफाई कर लो सेम यूनिट में चेंज करके, तो हो जाएगा 54। 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर बाई 1 मीटर, और 1 आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, और देखो इसका पावर -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 54, ये आपका हो जाएगा 1000, और देखो ये था, यहाँ से आ जाएगा 3600 का पावर -1, तो इसको आप 1/3600 भी लिख सकते हो। अब देखो ये सिंपल हो गया, यहाँ से 100 से 100 मैंने कर दिया कैंसिल आउट, ये जाएगा आपका 2 तो 5 टाइम्स, और ये 18 टाइम्स, तो यहाँ से आपका आ गया 54 इंटू 5/18 तो 15, तो n2 आ गया है 15। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 54 केम पर आवर इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि आप लोग डायरेक्टली 5/18 से भी ला सकते थे, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन दिया था, मतलब कि मेरे को डिमेंशन वाले मेथड से चेंज करना था। ठीक है, बोलो सही है ना? ये दो क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इन टू अर्ग एंड 1 पास्कल इन सीजीएस। ये 1 जूल इंटू अर्ग वाला तुम लोग होमवर्क करना, आंसर आएगा वहां से 10⁷, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। मैं ये कन्वर्ट 1 पास्कल इन सीजीएस वाला ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। कन्वर्ट 1 पास्कल इन सीजीएस, तो तुमको पहले से ध्यान होना ये चाहिए कि पास्कल होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, और वो एसआई यूनिट होता है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, उसी हम लोग पास्कल बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। ओके, तो पास्कल होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, तो मतलब मेरा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्रेशर, तो मैंने पहले उसका लिखा डिमेंशन, तो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। ओके, अब हमको चाहिए n2, मतलब कि हमको चाहिए वैल्यू इन सीजीएस यूनिट, और n1 कितना दिया है, n1 हमको दिया है 1, फिर से वही करेंगे 1 इंटू m1 का पावर a, l1 का पावर b, t1 का पावर c, यही करेंगे हम लोग ना। देखो तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का पावर -1 है और t का वैल्यू -2 है,
सी का वैल्यू -2 है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू -2। ओके, कोई कष्ट नहीं है। अब ये पास्कल अपना पास्कल जो था वो अपना एसआई यूनिट था, तो इन एसआई एम के लिए क्या लेंगे 1 kg, तो 1 kg। लेंथ के लिए 1 मीटर, तो 1 मीटर का पावर -1। टाइम के लिए 1 सेकेंड, तो उसका पावर -2। फिर आपका आ गया N2 जो हमको फाइंड करना है सीजीएस में, एंड इन सीजीएस मास लेते हैं 1 ग्राम में, लेंथ लेते हैं 1 सेंटीमीटर में, और टाइम तो लेते हैं सेकंड में ही, हो जाएगा 1 सेकेंड का पावर -2। बस इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से हमको फाइंड करना है N2, तो N2 हो जाएगा 1 kg/1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर का पावर -1, 1 सेकेंड/1 सेकेंड का पावर -2। ओके ना। तो फिर से करेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो देखो 1000/1 हो जाएगा सिंपल 1000। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100/1 100 आ जाएगा यहाँ से, इसका पावर -1। और 1 सेकेंड/1 सेकेंड वहां से 1, और 1 का पावर -2 इज 1, तो कोई चाप की बात नहीं है। या इसको आप सिंपली लिख सकते हो 1000/100, तो ये सिंपल आपका आ जाएगा 10। तो N2 का वैल्यू आ गया 10। मतलब हम यहाँ से लिखेंगे कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस यूनिट। मतलब कि हमको अगर प्रेशर दिया हुआ है पास्कल में और हमको सीजीएस में चेंज करना है, तो उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, इसमें कोई डाउट? ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे मैं देता हूँ स्टार मार्क्स। मैं इसको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें कोई खास बात है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 1 वाट ऑन अ सिस्टम which has 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट। देखो, जो हमने अभी तक क्वेश्चन किया था उसमें हमने चेंज किया था एसआई से सीजीएस में, तो इन एसआई जो मेरा फंडामेंटल था यूनिट वो आपका था 1 kg, लेंथ का था 1 मीटर, टाइम का था 1 सेकेंड। सीजीएस में मास का था 1 ग्राम, लेंथ का था 1 सेंटीमीटर और टाइम का 1 सेकेंड था। लेकिन ये एक ऐसा यूनिट है, ये एक अलग है, मतलब कि हमको यहाँ पे चेंज करना है सीजीएस, सॉरी, यहाँ पे हमको चेंज करना है एसआई से। देखो 1 वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो हमको यहाँ पे एसआई से चेंज करना है एक ऐसे यूनिट में जो कि ना तो सीजीएस है ना तो कोई वो सीजीएस नहीं है। वो एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे हम लोग मास का फंडामेंटल यूनिट 100 ग्राम लिए हैं। इन सीजीएस हम लेते हैं 1 ग्राम, यहाँ हम लिए 100 ग्राम। तो सिंपल सी कहानी ये है ना कि जो सीजीएस में हम लोग लेते थे जहाँ मास का 1 ग्राम, बस वहाँ पे आपको 100 ग्राम, जहाँ पे हम लेंथ लेते थे 1 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे लेना है 100 सेंटीमीटर, और जहाँ पे हम टाइम लिए थे 1 सेकेंड, यहाँ पे हमको टाइम लेना है 1 मिनट। बस इतना ही अंतर है। ये मेरा सीजीएस यूनिट सिस्टम नहीं है, ये कोई अलग से क्वेश्चन ने मेरे को बना कर दिया है। तो बेसिक जो तरीका था वही रहेगा रूल। चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहला कहानी तो कि ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी पावर है, तो हम लोग उसका लिखेंगे डिमेंशन। तो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन का होता है एम, एल का पावर 2, टी का पावर -2, और बाई टी हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि पावर का जो आने वाला है डिमेंशन वो आएगा एम, एल का पावर 2, टी का पावर -3। बिल्कुल, तो हमको मिल गया है डिमेंशन। तो फिर से वही करेंगे हम लोग, एन वन इंटू जो आपका था एम वन का पावर ए, एल वन का पावर बी, वही सब करना है अपने को। ओके, अब देखो ध्यान से, तो वाट क्या होता है? वाट इज द सीजीए यार, वाट इज द एसआई यूनिट, वाट इज द एसआई यूनिट। और जो एन वन का वैल्यू है वो हमको दिया हुआ है 1, तो हमने लिखा 1 इंटू, देखो एम था तो एम होगा इन सीजीएस यूनिट केजी, तो 1 kg, लेंथ तो 1 मीटर का होल स्क्वायर, और टाइम तो 1 सेकेंड का पावर -3। तो ये आपका हो गया इन एसआई यूनिट। ये हमने लिख दिया फॉर पावर, ये हमने लिखा है फॉर 1 वाट के लिए, इज इक्वल टू, हमको फाइंड करना था N2, तो हम लिख दिया N2। अब देखो, तो ये जो मेरा यूनिट सिस्टम दिया है उसमें मास क्या लेना है हमको? मास का लेना है बेसिक यूनिट 100 ग्राम, लिख लिया 100 ग्राम। लेंथ का लेना है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का पावर -2, +2 ना, +2, सिर्फ लिखते हैं 2, सिर्फ 2 होगा यहाँ पे, ये सिर्फ 2 होगा। एंड इंटू टी का पावर -3, तो टी क्या था? टी हमको लेना है मिनट में, तो 1 मिनट का पावर -3।
बस अब फिर से वही जैसे हम लोग करते आए, N2 इक्वल टू देखो, तो 1 kg बाई 100 ग्राम, 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर का पावर 2, 1 सेकेंड बाई 1 मिनट का पावर -3। बस सिंपल सी कहानी है, सॉल्व करो इसको। तो 1 kg इज 1000 ग्राम बाई 100 ग्राम, ये 1 मीटर तो आपका 100 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, और ये 1 मिनट को आप कर लो 60 सेकेंड, पावर -3। देखिए तो यहाँ से ये कट के 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा 10, तो 10 इंटू 1/60 का पावर देखो -3 है, 1/60 का पावर -3 है, तो आप इसको 60 का पावर 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लो तुम लोग, बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से आएगा, एक मिनट, 10 इंटू 60 का पावर 3, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 एंड इंटू 1000। देखो तो ये हम लोग लिख सकते हैं इस पर 21640, या इसको आप लिख सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 2.16 इंटू 10⁶। देखो तो सब लोग, हाँ 2.16 इंटू 10⁶, तो ये अपना वैल्यू आ गया N2 का, और यही मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू भी था कि 1 वाट इक्वल टू दिस 2.16 इंटू 10⁶, वो जो भी रहा होगा यूनिट, हमको उसका नहीं पता है उसमें क्या आ रहा था, वो इसमें यूनिट, तो 1 वाट इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁶ यूनिट। बोलो ठीक है, कहानी है।